एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो आज की हमारी वीडियो रहेगी कि कौन से इम्पैक्ट, किस पे इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंटल हजार्ड्स की वजह से। तो लॉस ऑफ लाइफ, वी ऑल नो कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारी जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो लार्ज कॉन्सनट्रेटेड एरियाज़ में जो प्रोन्स एरियाज़ होते हैं, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस का गिर जाना, पॉपुलेशन का डिस्पर्स हो जाना, रेजिडेंस का टूट जाना और अपनी फैमिली मेम्बर्स को खो देना। और ये काफ़ी हद तक लास्टिंग इम्पैक्ट होता है इंसान के ऊपर। ना सिर्फ वो अपना घर या फिर प्रॉपर्टी को लॉस करता है, बल्कि अपनी फैमिली को खोता है। सोशल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी होती है। साइकोलॉजिकल मतलब ये इंसान मेंटली डिप्रेस होता है ना। इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं। और इसके बाद ना सिर्फ इंसान जो लाइवलीहुड है उसकी, वो भी छिन जाती है उस एरिया में जो वो मतलब उस अपने जीवन यापन के लिए जो भी आजीविका चला रहा था उसको भी खो देता है। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है। सोशल इम्पैक्ट होता है कि भाई इंसान है तो इंसान भाई फैमिली में रहता है। तो फैमिली जब ये सब एजाज हो जाते हैं, चाहे डिस्टर्बेंस जो भी डिस्टर्बेंस होती है सोशल लाइफ में होती है, इंसान मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरता है। बहुत सारा डोमेस्टिक वायलेंस, क्रॉनिक डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं इसकी वजह से। और हमें जैसे कोई फ्लड प्रोन एरियाज़ है, वहाँ से हमें माइग्रेट करवा के हमें रिफ्यूजी कैंपस में रखा जाता है। तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि कोई केयर नहीं की जाती है। वहाँ पे कोई अच्छे से फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। वहाँ पे काफ़ी हद तक इंसानों को वो सामना करना पड़ता है। वहाँ का एडजस्टमेंट, सोशल स्टिग्मा होता है कि इंसान के अंदर कि यार हम कहाँ पे आ गए, क्या थे हम और क्या हो गए। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। देखो, कोई भी इंसान ने अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट की है तो उसने एक दिन में तो नहीं बना ली होगी। तो उसमें उसमें उसके पूरे 25-25 साल बिताए होते हैं। पूरा मेहनत करके उसने ढांचा खड़ा किया होता है, इतने कॉम्प्लेक्सेस खड़े किए होते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि ये अचानक से जो घटना हो गई और क्या कर गई, वो एडवर्स इफेक्ट छोड़ जाती है लॉन्ग टर्म में, है ना। और जो डेवलपमेंट होनी होती है नेचुरली, वो नहीं हो पाती। और फिर से जो इकोनॉमी है उसको बिल्कुल नीचे सेटबैक ले जाती है। उसकी जो वैल्यूएबल एसेट होते हैं, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स और जो उसने कैपिटल लगाई होती है, पैसा, वो सारा का सारा बह जाता है। कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्शन उसने किया है उसमें बंद हो जाना, फैक्ट्रीज़ का बंद हो जाना। जैसे कि आप पैंडेमिक देखते हो, कोरोना, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक तरीके का जो डेली वेजर्स थे, जो जो दिहाड़ी पे काम करते थे, उन पे ज़्यादा सेटबैक हुआ। टूरिज़्म में बंद हो गया तो उसमें भी उनकी जो लाइवलीहुड है वो भी ख़त्म हो गई। तो जो हज़ार्ड्स होते हैं, ना सिर्फ वो इंसान को सोशल लाइफ उसकी ख़राब करते हैं, बल्कि उसका जो इकोनॉमिक असेट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। हेल्थ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यू नो जो आगे बढ़ रहे होते हैं, मतलब कि एक तरीके का नेचुरल इन्वायरमेंट में वो अपना क्रिएट होते हैं। वहाँ पे उनकी लाइफ में जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाना, इन्वामेंटल हज़ार्ड्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। कैंसर बढ़ जाना, कैंसर के जो रिस्क होते हैं वो बढ़ जाते हैं। हार्ट डिजीज़, अस्थमा, है ना, हार्ट डिजीज़ हो जाते हैं लोगों को, इलनेस। ये जो हज़ार्ड्स होते हैं ना सिर्फ आपको इंटरनल पेन करते हैं, बल्कि फिज़िकली पोल्यूशन, टॉक्सिक्स का रिलीज़ होना। ये जैसे अगर हम कह रहे हैं कि भाई अभी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, ठीक है, हम इसी का एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो केमिकल जो रिलीज़ हुआ, टॉक्सिक रिलीज़ हुआ, तो आसपास के जितने भी गांव थे या जितने भी लोग थे वो सारे हैम्पर हुए। तो कहने का मतलब है कि जो पोल्यूशन है, टॉक्सिक केमिकल्स हैं, फूड कंटेमिनेटेड जो गंदा फूड होता है, वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करता है। वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर्स होती है, उनके लिए वो अनसेफ प्लेस होती है।
पॉवर्टी, गरीबी, इस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म भी हो गया, उनकी जो लाइवलीहुड ही ख़त्म हो गई, तो फिर कहीं ना कहीं उनकी जो फैसिलिटीज़ कम होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर के कम होने की वजह से, तो उनकी जो हेल्थ है वो भी ख़तरे में पड़ जाती है। पुअर हाइजीनिक की वजह से भी क्या हो जाता है, किसको इम्पैक्ट पड़ता है, इंसान को इम्पैक्ट पड़ता है। लीकेज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं इंडस्ट्री से निकल रहे होते हैं, एक्सीडेंटली हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म में भी उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं और लॉन्ग टर्म में भी हम देखते हैं। ब्लाइंडनेस, जैसे अब ये ब्लाइंडनेस क्या है, कैंसर, पैरालिसिस जो भी है ना, हार्ट का ट्रबल आना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाना, रेस्पिरेटरी सांस में दिक्कत आ जाती है। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं जो ठीक भी हो सकते हैं बट हद तक, और जो लॉन्ग टर्म होते हैं जेनेटिक इम्बैलेंस हो जाता है कि मतलब कि जीन्स में ही चेंजेस आ जाते हैं। अब कोई स्पीशीज़ है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, उसका उसका जो प्रोडक्ट है वो निकल के आता है कमर्शियल लेवल पे भी या फिर, है ना, तो वो कहीं ना कहीं अगर उसमें जीन्स पे ही परिवर्तन आ जाएंगे तो वो जो प्रोडक्ट निकलेगा तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहे है ना, हम पे ही पड़ रहे। तो केमिकल्स का, रेडिएशन की वजह से हेल्थ कंसर्न हो जाते हैं। रेडिएशन जो होती हैं वो काफ़ी हद तक, जैसे फ़ोन से अगर हम देखते हैं कि जो हम डिजिटल इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए इम्पैक्टफुल होते हैं, हमारी आइज़ के लिए, हमारी हार्ट के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं ये क्या करती है, सबको इम्पैक्ट डालती हैं। आपको ये समझना होगा। चेंज इन द टेम्परेचर, कि जैसे हम फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, CO2 आप देखते हो, ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर में, ये सारी की सारी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर में राइजिंग हो रहा है। और ये पाया गया है नोवा, एक ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ओशियन और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इन्होंने ये पता लगाया कि भाई जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ है 1.4 डिग्री सेल्सियस, जो भी है फ़ारेनहाइट, है ना, पास्ट 100 ईयर्स में ये बढ़ा है 1.4 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि जो क्या कर रहा है, क्लाइमेट में चेंजेस ला रहा है, मतलब कि टाइमली जो चीज़ें होनी चाहिए, मानसून टाइम पे आना चाहिए, सर्दियाँ टाइम पे होनी चाहिए, है ना, कब उसका समय है, तो वैसा नहीं हो रहा, फ्लक्चुएशन हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि नेचुरल डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, जो नेचुरल जो एक्टिविटी है उसमें भी चेंजेस ला रहे हैं। लॉस ऑफ टूरिज़्म, तो इन्वायरमेंटल हज़ार्ड जो है वो किस पे इम्पैक्ट डालता है, टूरिज़्म सेक्टर पे, जहाँ पे वो दिहाड़ी पे जो काम कर रहे होते हैं लोग, डेली विजर्स जो होते हैं, जो छोटा छोटा अपना ठेला लगा के बैठे होते हैं, छोटा छोटा अपना काम कर रहे होते हैं, टूरिस्ट गाइडर्स होते हैं, बहुत सारी उनके ऊपर ही निर्भर होती है उनकी लाइफ, या फिर उनका जो जॉब होती है वो टूरिस्ट के ऊपर ही निर्भर करती है। तो टूरिज़्म ही अगर वहाँ पे ऐसा हज़ार्ड आ गया या फिर कुछ घटनाएं, पूरे नेचुरल हज़ार्ड्स आ गए, तो कहीं ना कहीं किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी जो टूरिस्ट जो वर्कर्स होते हैं वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं। लॉस होता है किसी पे, ग्रीन कवर में ऑब्वियसली लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो हमें ऑक्सीजन देती है। ह्यूज लैंडफिल्स हो गई, एयर वाटर को पोल्यूट करना। आप देखते हो कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत सारा कचरा हम देखते हैं आसपास, पोल्यूशन हुआ होता है, वो नेचुरल जगह थी और आपने क्या कर दिया, उसको घर ख़राब कर दिया। अब हमने ये देखा कि भाई प्रॉपर्टीज़ में लॉस, सोशल इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, हेल्थ के ऊपर होता है, टूरिस्ट जो प्लेसेस होती हैं वहाँ पे बर्बादी हो जाती है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है ड्यू टू द फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये सब की वजह से। अब क्या कंट्रोल क्या हो सकता है, तो फॉरमोस्ट कंट्रोल यही होता है कि भाई हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना है। जो नेचुरल हज़ार्ड्स हो रहे हैं उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर भी हम बिफोर प्रिकॉशंस ले सकते हैं, डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं। प्री फेज़ होता है, मतलब कि पहले हमने क्या करना है डिजास्टर होने से पहले, और फिर डिजास्टर में अगर डिजास्टर हो जाए तो हमें डिजास्टर में कैसे एक्शंस लेने हैं।
आफ्टर जब डिज़ास्टर कंप्लीट हो जाता है तो बहुत सारे रिफ्यूजी कैंप्स बनते हैं, बहुत सारे ऐसे स्थल बनते हैं जहाँ पे लोगों को लेके जाते हैं, हेल्थ चेकअप करवाओ अपना, है ना, सर्विलांस करवाओ। इस तरह से जो है रेमेडीज हो सकती हैं इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स की। तो पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि भाई मैन मेड के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं तो उसमें थोड़ा मिनिमाइजेशन करें, सो दैट कि हज़ार्ड होने से पहले ही ना हो। तो ह्यूमंस बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, साइंस उसने डेवलप करी है ना, टेक्नोलॉजी का वो यूज़ कर रहा है। तो बहुत सारे इंसानों को ये समझ में आना चाहिए कि हमारे क्या बॉर्डर्स हैं, हमें कितनी हद तक इसका इस्तेमाल करना है, हमें रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हमें अपने इन्वामेंट को डिज़ास्टर प्रोन से बचाना है तो हमें ही अवेयर होना पड़ेगा। देखिए, ओपन कम्युनिकेट करें हम आपस में, क्या क्या हम डेंजर से बचने के लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, प्रिकॉट क्या कर सकते हैं, है ना, बिफोर हज़ार से पहले। इसको बोलते हैं डिजास्टर को मैनेज करना, जो कि हमारा 4th चैप्टर में भी इसमें डिस्कशन होगा। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये तो फॉरमोस्ट हर किसी में लिखना है कि भाई एजुकेशन जो है, जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, सोशल मीडिया के द्वारा आप डायरेक्टली बता सकते हो, है ना, रूपांतर करके, रोल प्ले के द्वारा। आप देखते हो कि जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो जहाँ पे हम नहीं डायरेक्टली हम उनको एजुकेट नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम उनको स्कूल में नहीं ला सकते, हम क्या करते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू, हम ड्रामा सीरियल्स के थ्रू, रोल प्लेस के थ्रू हम क्या करते हैं, उनको अवेयर करते हैं। तो पब्लिक अवेयरनेस, जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो तो समझ जाते हैं कि हमें कैसे करना है, वो भी नहीं समझते, ऐसा नहीं है। तो लॉस होने से पहले हमें क्या करना है कि इतना मतलब एडवांसमेंट क्यों हुआ है कि आप देखते हो ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन है, जो कि क्या करती है, अवेयरनेस प्रोवाइड करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। आप विजुलाइज कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या रिस्क ले सकते हैं, अवेयरनेस करो रिलेटेड टू द डिज़ास्टर्स, कि यहाँ इस एरिया में डिज़ास्टर होने वाली है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, यहाँ से माइग्रेट होना है, कहीं और जगह शिफ्ट होना है, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। तो एक तरीके का क्या है, अवेयरनेस देना लोगों को, क्या फेस करना पड़ सकता है, स्पेसिफिक प्रिपरेशन करवा लो उनसे, है ना, बिफोर द हज़ार्ड्स अक्रंस होने से पहले। मीडिया इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेट करने में, डिजास्टर को कैसे मैनेज करना है ना, ताकि रिमोट एरिया वाले जो लोग हैं उनको भी ये समझ में आए। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये तो बेसिक है, ये तो ये इफ़ेक्टिवली क्या कर सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल्स को क्या करता है, अवेयर करता है। स्कूल्स को भी इसमें शामिल किया गया है, कम्युनिटीज़ हो गई, गवर्नमेंट हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ये सब प्लानिंग और एजुकेट करने में हम मदद करती है, अवेयरनेस करती है। ये पहला हो गया कि मतलब कि हमें एजुकेट करना है और अवेयर करना है बच्चों को, बूढ़ों को, जो भी लोग हैं, जो मतलब उनकी लाइफ को बचाना है ना हमें, तो हमें उसको एजुकेट करना पड़ेगा, अब जैसे भी हो, है ना। मॉनिटरिंग मतलब कि मॉनिटर कर पाए हम लोग अपने आप को, जैसे कि कोई पोल्यूटेंट हैं, एटमॉस्फेयर में कोई गैसेस हो रही हैं, तो हम उसको मॉनिटर कर पाएँ, बाकायदा हमें पता चले कि ये वाली चीज़ फॉसिल फ्यूल जलाने से इतना अमाउंट में इतना पोल्यूशन हो रहा है। तो हमें मॉनिटर करेंगे तो अपने आप पता चलेगा कि हमें डाटा पता चलेगा, है ना, हम डाटा को लेके आएंगे हमारे सामने, हम इफ़ेक्ट को कंसिडर करेंगे, बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स होंगे जिसकी बेसिस पे हम ये पता लगा पाएंगे, ऑब्ज़र्व कर पाएंगे कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ऐसे हम ये वाली गैसेस यूज़ कर रहे हैं, या फिर ऐसे एरियाज़ में ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉनिटर कर सकते हैं हज़ार्ड्स को, ताकि हम कंट्रोलेबल मेजर्स ले सकें। जो पॉपुलेशन, जो मतलब कि मान लो कि खतरा बढ़ सकता है तो हम पहले ही उसके मेजर ले लें। बहुत सारा हम क्या कर सकते हैं, इसमें मेथड्स यूज़ कर सकते हैं डाटास कलेक्ट करने के लिए, और इससे मॉनिटरिंग वही है कि भाई मॉनिटर करना है, रिस्क पहले ही हैपन हो जाए, हमें पहले क्या करना है, मॉनिटर करना है, फिर उसके लिए वैसे हम मेजर ले पाएँ। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कितना
हम फॉसिल फ्यूल यहाँ इस एरिया में कितना पोल्यूशन है, AIQ क्या है, तो हम कैसे उसका रोकथाम करेंगे ना। तो हमें सबसे पहले तो उसके बारे में रिसर्च करनी है, फिर सेटिंग गाइडलाइन सेट करो, है ना, क्राइटेरिया करो कि भाई कितना लेवल पे हम इसका पोल्यूशन कर पाएंगे, कितना करना है। इन्वामेंटलिज्म होता है कि भाई अपने इन्वामेंट से प्यार हो जाए भाई, हाँ, कि हमें वही घिसी पिटी चीज़ें कि भाई ट्रीज़ लगाने हैं, ट्री लगाने से थोड़ा ना हो जाएगा, घिसी पिटी चीज़ें तो है, मतलब कि हम बस बातें ही करते हैं कि भाई इन्वायरमेंट को हमें बचाना है, तो हमें गुड हैबिट्स इनबिल्ट करनी पड़ेंगी। उसके लिए हमें अच्छा, उसके प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। इन्वायरमेंट हमें इतना कुछ दे रहा है, स्पीशीज दे रहा है, ये सब बातें ही हैं, हम करते थोड़ी ना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज़ को लगाना है, ओजोन फ्रेंडली मोटर्स का हम यूज़ करें, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं क्या करती है, ओजोन डिप्लेट करती है, तो हमें उसके रिलेटेड फ्रेंडली हों उसके, है ना, टॉक्सिक वेस्ट को सेपरेट कर दें हम लोग। ये नहीं है कि केमिकल्स आप देखते हो, आप इंडस्ट्रीज़ में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। रिसाइकल ऑफ वेरियस मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल्स हैं उसका हम रिसाइकल कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का यूज़ करें जो आसानी से सॉइल में डिग्रेड हो जाते हैं, उसको बोल रहे हैं। क्लोथ बैग का यूज़ करें प्लास्टिक की जगह। ये तो मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई प्लास्टिक जो है हमें यूज़ कम करनी चाहिए, और भाई हमें कपड़े के बैग्स यूज़ करने चाहिए। क्या हम करते हैं? क्या हम इसको एप्लीकेशन करते हैं अपनी लाइफ में? हमें ये सोचना होता है। यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जैसे कि इसमें बताया गया है कि हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करें, जैसे कि कोई माइनिंग एरियाज़ में काम कर रहा है, रेडिएशन वाले एरियाज़ में काम कर रहा है, या फिर फ्लड प्रोन एरियाज़ में काम कर रहा है, तो उसे वैसे मेजर्स लेने पड़ेंगे पर्सनल, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वैसे इक्विपमेंट्स, या फिर जैसे आप देखते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में बहुत सारी रेडिएशंस हो रही होती हैं, विस्फोटक हो रही होती हैं, तो वहाँ पे चाहिए कि वर्कर्स को प्रॉपरली इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करें, सो दैट कि वो बच जाएँ, उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने को ना मिले। हज़ार्ड कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली जितना हम इसके बारे में कम्युनिकेट करेंगे, लोगों को सुपरवाइज़ करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, ऐसे वर्कर्स बनाएंगे सो दैट कि जो ये बताएं कि कैसे हमें मेजर्स लेने हैं, कैसे हमें उसके साथ डील करना है, अगर आ जाए तो हमें पैनिक नहीं होना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो हमें किस तरह से हमें वर्कर्स को तैयार करना है, ट्रेनिंग देनी है, उनको कम्युनिकेट कर पाएँ, ऐसे प्रोग्राम्स, कंट्रोल प्रोग्राम्स इस्टेब्लिश हों जो कि प्रिवेंट करें ऐसे, है ना, सुपरवाइज़ करें, लोगों को समझाएं, एरिया जिस एरियाज़ में हो जाए तो ऐसा कुछ कोई ना कोई तो हो जो ऐसे ऐसे टाइम में वो हमारा साथ दे, और हज़ार से कैसे लड़ना है, जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए कि मतलब कि जैसे फ्लड प्रोन एरियाज है तो हमें टाइमली माइग्रेट हो जाना चाहिए, बेसिक प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कैसे हमें उसके साथ डील करना है, कंट्रोल सिस्टम्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हेल्थ सर्विलांस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ज़्यादा है कि हम बच जाएं। अगर हम बच नहीं पाए, बाई चांस हमारे साथ कुछ घटनाक्रम हो गया, तो हमें सबसे पहले तो हेल्थ सर्विलांस, मतलब कि एक तरीके का हमें क्या करना है, अपने हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए, है ना, जो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनका, एम्प्लॉयज़ का, प्री एम्प्लॉय तो, है ना, जैसे जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि हम देखते हैं आर्मी में तो बिना फिट वाला इंसान को वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती, पूरा बॉडी चेकअप होता है, तो मेडिकल इसीलिए किया जाता है सो दैट कि उसका जो सर्विस है उसमें कोई भी घातक प्रॉब्लम ना आए। तो कहने का मतलब है सेल्फ स्पेशल हेल्थ एग्जामिनेशन हो, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन हो, स्क्रीनिंग टेस्ट इन्वेस्टिगेशन हो, अर्ली डिटेक्शन हो जाए, अर्ली डिटेक्ट कर ले कि भाई इसमें बंदे में प्रॉब्लम है, इसको अंदर ले ही मत। जैसे कि कोरोना में अगर उस बंदे को डिटेक्ट कर लिया होता कि इस बंदे को कोरोना है, तो इंडिया में कोरोना आता नहीं आता। तो हमें क्या करना है, सर्विलांस, हेल्थ सर्विलांस चेक होनी चाहिए, और बाकी इंसान फिज़िकली ठीक हो सकता है, पर मेंटली ठीक होने के लिए उसे वक्त की ज़रूरत होती है, और ये
एंजाइटी, डिप्रेशन, ये इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है। तो यहाँ तक हमने जो बड़ा हेल्थ सर्विलांस हो गया कि हमें हेल्थ का सर्विलांस करना है, हज़ार्ड के बारे में कम्युनिकेट करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देने हैं, ऐसे सुपरवाइज़र तैयार करो कि सो दैट कि वो बता पाएंगे भाई व्हाट इज़ द हज़ार्ड, हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दैम, है ना। यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स चल पड़े हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को कर सकते हैं, चाहे वो वर्कर्स हों, चाहे वो नॉर्मल इंसान भी हो। इन्वामेंटलिज्म, हमें इन्वामेंट के प्रति थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, हमें अपनी स्पीशीज़ को बचाना है। तो फिर हमें जो इन्वामेंटल एथिक्स की बात हम करते हैं कि हमें करना चाहिए, वो हमारे ऊपर ही निर्भर है भाई। अगर हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, हमें किस तरह से मॉनिटर करना है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्या मेजर्स हो सकते हैं। एजुकेशन इज़ द फॉरमोस्ट, दैट इज़ रेमेडी ऑफ environmental hazards. So yeah, this is all about environmental hazard. Thank you. Have a nice day.